क्या आप ऑटो सेक्टर से नेक्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं? क्या ऑटो सेक्टर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न्स पाने के लिए बेस्ट चॉइस है? कितना ऊपर जाएगा अभी ऑटो सेक्टर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। पिछले 3 मंथ्स पहले ऑटो सेक्टर पर हमारे दिए गए वीडियो में हमने रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में प्रेडिक्ट किया था। ऑटो सेक्टर हमारे बताए गए करेक्शन को पूरा करके ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। हमारे सेक्टरल एनालिसिस में केयरफुली रिसर्च सजेशन से आपके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना हमारा एम है। आज इस वीडियो में हम करंट सिचुएशन में ऑटो सेक्टर के वेव मूवमेंट को एग्जामिन करेंगे। हम ऑटो सेक्टर के पिछले 3 महीने की जर्नी को डिटेल्स में समझेंगे। हम प्रोमिनेंट टेक्निकल एनालिसिस मेथड न्यू वेव एनालिसिस का उपयोग करेंगे। न्यू वेव एनालिसिस मेथड एक्सटेंशन है इलियट वेव थ्योरी का। न्यू वेव एनालिसिस मेथड प्रोवाइड करता है डिटेल्ड फ्रेमवर्क मार्केट मूवमेंट्स को एनालाइज करने का। इस वीडियो में हम ऑटो सेक्टर में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के अवसरों की पहचान करेंगे। ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स के लिए एक्यूरेट टाइम को समझना महत्वपूर्ण है। हम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में न्यू लॉन्ग पोजीशन क्रिएशन से बचने की सलाह देते हैं। हम ऑटो सेक्टर में सभी टाइम फ्रेम के वेव के स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन टर्म में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, को वन बाय वन क्लियरली दिखाएंगे। हम स्टॉप लॉस को सेट करने के महत्व को जोर देते हैं। समझे क्रूशियल एग्जिट टाइम कैसे चूज करें। हम टर्बुलेंट मार्केट में डिसीजन लेने के लिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रदान करते हैं। सीखे ऑटो सेक्टर में एंट्री पॉइंट्स की पहचान करना। जाने मैक्सिमम राइज तक अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बुक करने की कला। हम न्यू एनालिसिस के आधार पर बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी के महत्व और समय के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हम लॉन्ग टर्म के इम्पल्स वेव और वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव वेव में डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में कैपिटल की सुरक्षा के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्लान में परफेक्शन हासिल करें। जाने रियल टाइम चार्ट पर ऑटो सेक्टर के वेव पैटर्न को एनालाइज करना। इस वीडियो के अंत तक आप जान चुके होंगे कि ऑटो सेक्टर के इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। दोस्तों, किस टाइम फ्रेम में क्या एक्शन लेना है कि जानकारी आपको ऑटो सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में प्रॉफिट्स के ताले खोल देंगे। ऑटो सेक्टर के करंट फेज में न्यू एनालिसिस के माइंड ब्लोइंग टेक्निक को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए हमसे जुड़े। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं ऑटो सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये ऑटो सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है और इस डाटा के तहत हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी 2012 में हम लोग का एक लो पॉइंट बना और यही से लो पॉइंट से हम लोग का फिर से एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू कर चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट है जो कि जनवरी 2012 में पूरा किया, ये हमारा इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट है और यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत देख रहा है कि जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक रफली 6 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जिसके तहत इसका सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव में हम लोग का पूरा किया, जो कि एक इम्पल्स वेव है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग का दिसंबर 2017 में एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का एक साइकिल डिग्री का फर्स्ट वेव कंप्लीट करके, और सेकेंड वेव हमारा मार्च 2020 में, जो कि कोविड के टाइम में एक फॉल हुआ था, इसी टाइम हमारा सेकेंड वेव कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक साइकिल डिग्री का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ पे साइकिल डिग्री का सेकेंड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि मार्च 2020 में कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक बुल फेज हमारा दिसंबर 2017 में कंप्लीट किया और उसका करेक्शन हम लोग का मार्च 2020 में कंप्लीट किया और इसका पुनः हम लोग का यहाँ से फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक हम लोग का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, उसका यहाँ से लेकर के हम लोग का मार्च 2020 तक सेकेंड वेव कंप्लीट किया और पुनः यहाँ पे सेकेंड वेव कंप्लीट करके और थर्ड वेव में हम लोग इंटर कर चुके हैं और अभी भी हम लोग थर्ड वेव में भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। चूँकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग का लोएस्ट पॉइंट से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा 0 पॉइंट हो गया और ये हमारा मार्च 2020 में हम लोग का सेकेंड पॉइंट कंप्लीट किया। तो 0 टू 10 हमारा इसी पॉइंट को टच करा तो हमारा सेकेंड वेव हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग मार्च 2020 का हम लोग थर्ड वेव में इंटर कर चुके हैं। तो टाइम रूल को यदि हम लोग यहाँ पे फॉलो करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि
साइकिल डिग्री का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट होने में 6 साल लगा और जबकि करेक्शन में हमारा 2 साल लगा। तो ये हमारा रफली 6 2 8 साल का हम लोग का एक साइकिल डिग्री कंप्लीट किया और पुनः हम लोग नेक्स्ट साइकिल डिग्री जो कि थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं, जो कि मार्च 2020 से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है और अभी भी हम लोग का साइकिल डिग्री में ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइकिल डिग्री में अब थर्ड वेव में है और अभी भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू किए तो जैसे जैसे हम लोग का इम्पल्स वेव ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहा है और वॉल्यूम को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में हम लोग का साइकिल डिग्री के थर्ड वेव में ही है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे सेकंड वेव के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग वीकली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि सेकेंड वेव के बाद जो ऊपर थर्ड वेव के फॉर्म में गया है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। देखिए एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखेंगे कि साइकिल डिग्री का हम लोग का थर्ड वेव है और उसका थर्ड वेव पूरा करके फिर से फोर्थ वेव में इंटर करने की संभावना है। तो जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि साइकिल डिग्री का थर्ड वेव के तहत अभी भी हम लोग का ऊपर समय बाकी है, तो बहुत ज़्यादा संभावना कि ये साल भी हम लोग का ऊपर ही रहने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग हर बड़े टाइम फ्रेम का जब भी डिक्लाइन पे आता है हम लोग बाई करके ही चलेंगे। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और सिर्फ इस पॉइंट से हम लोग ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया है इसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का ऊपर के लिए राइजिंग ट्रेंड के लिए हम लोग का थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2020 में हम लोग का एक लोएस्ट पॉइंट बना जो कि साइकिल डिग्री का सेकंड वेव था, लेकिन यहाँ से हम लोग का फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका जो कि थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। अब इस थर्ड वेव के तहत हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव जो कि फरवरी 21 में हम लोग का कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का यहाँ से एक साल का राइजिंग ट्रेंड था और इसके बाद फरवरी 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक ये हम लोग का करेक्शन में है। इस करेक्शन के तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का W और X और Y यहाँ पे हम लोग का एक W पैटर्न कंप्लीट किया। ये W पैटर्न इसलिए कंप्लीट किया कि यहाँ पे हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव भी हम लोग का 333 में है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का A B और C वेव चूंकि हम लोग का 3 में है तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका सबऑर्डिनेट वेव भी स्मॉलर W X और Y के पैटर्न में कंप्लीट किया। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये W हो गया और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से एक 3 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए जो कि X वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक करेक्शन का एक W वेव कंप्लीट किया जो कि कम्प्लेक्स पैटर्न कंप्लीट करके और X वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग यहाँ पे फिर से 3 वेव में कंप्लीट किए जो कि Y पैटर्न के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। अब हम लोग यहाँ से यदि 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस मार्च 2020 के पास जो हमारा 0 पॉइंट था यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड वेव हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और इसके बाद यहाँ से हम लोग का सेकंड वेव मार्च 2023 में कंप्लीट किया। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव का फर्स्ट वेव इम्पल्स वेव 1 साल का था और इसके यहाँ पे रफली हम लोग का 2 साल का एक करेक्शन था जो कि सेकंड वेव था जो कि मार्च 2023 में कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2023 के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2023 से जो फिर से हम लोग का लॉन्ग टर्म में हम लोग का ऊपर की ओर जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और सिर्फ इस पॉइंट से राइजिंग ट्रेंड जो कंटिन्यू किया है इसका सबऑर्डिनेट वेव एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का इस पॉइंट पे 28 मार्च 2023 को हम लोग का एक सेकंड वेव कंप्लीट किया जो कि थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव सेकंड वेव है और यहाँ से पुनः हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं जो कि थर्ड वेव का फर्स्ट वेव है। और यहाँ पर जैसा पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे जिसके तहत आप लोग से हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का करेक्शन में है
और करेक्शन पूरा करके फिर से राइजिंग ट्रेंड में ही इंटर कर जाने की संभावना था। एग्जैक्टली हम लोग देखे कि हम लोग का यहाँ पे करेक्शन में थे और करेक्शन इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और इस थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट ये है और इस पॉइंट से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये सेकेंड वेव हमारा ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1, 2 और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में इंटर कर चुके थे और इंटर करने के तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना, चूंकि हम लोग का इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव के तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। मतलब यहाँ पे थर्ड वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव सब डिवीजन में होकर के एक्सटेंशन में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इसका लास्ट वेव, चूंकि हम लोग का यहाँ पे जब थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव को देख रहे हैं तो हमारा लास्ट वेव के फॉर्म में सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का इसका वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या होने की संभावना, चूंकि यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं कि 28 मार्च से हम लोग का फिर से एक लॉन्ग टर्म में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया, जिसके तहत हम लोग का एक मीडियम टर्म हम लोग का इस फर्स्ट वेव कंप्लीट किया इस पॉइंट पे और इसका यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि सेकंड वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया। और पुनः हम लोग नवंबर 2023 से हम लोग का मीडियम टर्म का फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए हुए हैं। अब इसी मीडियम टर्म के तहत हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे हम लोग का सेवन्थ वेव में है और उसके बाद पुनः हम लोग का एट्थ और नाइन्थ वेव के फॉर्म में पूरा करके हो सकता है कि मीडियम टर्म में ऊपर पूरा होने की संभावना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 28 मार्च 2023 से हम लोग का लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड है, जिसका भी अभी हम लोग का टाइम रफली 2 से 3 मंथ बचा हुआ है। मीडियम टर्म की बात करें तो नवंबर 2023 से हम लोग का कंटिन्यू है, इस मीडियम टर्म का भी रफली हम लोग का 2 से 3 मंथ का ऊपर का राइजिंग ट्रेंड बचा हुआ है। अब हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग किस पॉइंट पे है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि चूंकि लॉन्ग टर्म हम लोग का 28 मार्च से स्टार्ट हुआ तो उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस होगा मीडियम टर्म का लोएस्ट पॉइंट, चूंकि हम लोग का मीडियम टर्म का लास्ट ये वाला पॉइंट है तो लॉन्ग टर्म के हमारा ये स्टॉप लॉस हमारा ये वाला पॉइंट होगा। यदि मीडियम टर्म की बात करें तो उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा और यदि शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव बनाने के बाद 6th और 7th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है और जैसा भी हम लोग डेली चार्ट में देख चुके हैं कि लॉन्ग टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और मीडियम टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। तो मतलब हम लोग सभी टाइम फ्रेम में राइजिंग ट्रेंड में, लेकिन सिर्फ ध्यान रखें कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड पूरा करके नीचे करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की बात करें, जब भी नीचे डिक्लाइन पे आता है हम लोग बाई करके ही चलेंगे और होल्ड करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए वेट करना चाहिए और जैसे ही हम लोग का ये वाला स्टार्टिंग लेवल जो कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का ये वाला स्टॉप लॉस है जो कि 20 है 186 है, तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस है 19,250 का है, इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी ऊपर कंटिन्यू है, लेकिन एक करेक्शन में इंटर करने की संभावना, शॉर्ट टर्म में भी ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना। तो ये दोनों छोटे से स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखें। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में भी अभी राइजिंग ट्रेंड में है, हर डिक्लाइन पे बाई करके और होल्ड करके चलेंगे। मीडियम टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, उसके लिए भी जब भी नीचे करेक्शन में इंटर करता है हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसके लिए हम लोग का बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसको ध्यान में रखेंगे। यदि करता है तो फिर से एक शॉर्ट टर्म के करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो ये टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है सभी को हम लोग कमिंग बुलेटिन में जो कि हम लोग को फ्राइडे को देंगे उसमें हम लोग सभी स्टॉक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऑटो सेक्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं कौन कौन सा स्टॉक इसको फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रख रहा है, कौन कौन सा स्टॉक है जो कि करेक्टिव राइज में है और कुछ स्टॉक अभी भी करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली सभी स्टॉक को एक एक कर हम लोग रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि वेब को किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है और किस टाइम फ्रेम का स्टार्टिंग लेवल कौन सा है। अकॉर्डिंगली हर इंडिविजुअल स्टॉक्स को डिस्कस करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो,
इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।